वीडियो ऑन है, चल रहा है ना? क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ है जो दिए थे, एक हुआ है। कौन ये पढ़ाता है इतना गंदा? कह दो थोड़ा साफ से मिटा लिया करें, हम गंदा छोड़ देते हैं इससे। मिट ही नहीं रहा है ये। कल जब पढ़ लेना तभी मिटा देना इसको, बोल देना मिटा देंगे सब। चलो ठीक है, तब तक क्वेश्चन जो दिए थे देखा जाए, उसके बाद अभी साफ कर रहे हैं। चलिए बात नहीं, बात बंद करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुनो पीछे। पहला क्वेश्चन बोलना क्या था? हाँ, सुनो भाई, लास्ट हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था और उसमें क्वेश्चन था, क्यों भाई ये बात बंद होगा कि? हमने आपको 2 क्वेश्चन दिया था एलसीआर सर्किट में, एक दिया था, 2 क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आप बता रहे हो व्हाट विल बी रीडिंग वाला, ठीक है, बोलते हैं। एक क्वेश्चन और था जो हो गया है क्या? वो दूसरा क्या था? दूसरा बोलना, रजिस्टर ऑफ, ठीक है। चलो सुनो, पहले वाले क्वेश्चन में एक सर्किट दिया था, वोल्ट मीटर लगा हुआ था, अमीटर है, सोर्स है, रेजिस्टेंस है। एसी सोर्स जो है कितने वोल्ट का था? 90 वोल्ट का। कैपेसिटेंस इसका रिएक्टेंस कितना था? इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना था? और रेजिस्टेंस कितना था? 45 ओम। यही था। क्या हुआ? ज़्यादा डिस्टर्ब हो? 45 ओम, ठीक है। कह रहे हैं बात बंद कर लो, मुंह बंद रखो, फिर भी आवाज़ आ रही है पीछे से। 45 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है। साफ दिखाई दे रहा है कि अभी ये जो जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर, हमेशा वोल्ट मीटर जिसके क्रॉस निकालना होता है पोटेंशियल, पैरेलल लगाया जाता है। तो पैरेलल लगा है, ये सीरीज में है ही है इनके साथ अमीटर, ठीक है। हमसे बोला है क्वेश्चन में क्या निकालना है?
फाइंड द रीडिंग ना, वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग निकालनी है। देखो वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग निकालनी है तो सिंपल सी बात है, एक तो VRMS इसमें दिया है 90 वोल्ट का, IRMS पता कर लेंगे तो करंट की रीडिंग पता चल जाएगी। और वोल्ट मीटर किसके पैरेलल लगा हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके पैरेलल। अरे ये दोनों करंट ऐसे चलेंगे, अगर कहीं से भी करंट तुम निकालोगे, एक चीज़ देखो पहले, मान लो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, सपोज करते हैं कि किधर भी प्लस ले लो माइनस एक इंस्टेंट पे, करंट इधर से निकालो, करंट यहाँ से जाएगा तो ये करंट इसमें कुछ डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा, तो यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो इसमें कुछ करंट चला गया, इसमें आया, यहाँ से करंट आया एक ऊपर से नीचे, और इधर से जाने वाला करंट जब मिला आपस में तो इसमें सेम करंट गया, मतलब इसमें तो जो आई आएगा वो निकाल देंगे, मिल जाएगा। वोल्ट मीटर में इसके क्रॉस देखेंगे, इसके क्रॉस लगा हुआ है, तो पहले इसके क्रॉस देखना है, चाहे किसी के भी एक क्रॉस देखना है, तुम्हें निकालना पड़ेगा जेड, जो कि इम्पीडेंस होता है। अब सर इम्पीडेंस निकालने के लिए सिंपल सी बात है, अगर हमें साफ दिखाई दे रहा है एक्सएल किसके इक्वल है, एक्सी के, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितने कितने ओम की है, 4, तो रेजोनेंस का केस होगा सर जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो क्या यहाँ से IRMS मिल जाएगा, हाँ सर IRMS VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू में जेड होता है, और जेड की जगह पे क्या रख देंगे, आर रख देंगे, क्योंकि जेड आर के इक्वल है। यहाँ से क्या IRMS पता चल जाएगा, VRMS अपॉन में कितना हो जाएगा, आर, VRMS की वैल्यू कितनी है 90, आर रेजिस्टेंस कितना ओम है 45, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, करंट इसमें कितना मेज़र किया जाएगा, 2 एम्पियर का करंट मेज़र करेगा। पहले चेक करो आया है सबका, IRMS की वैल्यू आई है 2 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर बताना है, बताओ वोल्ट मीटर कितना रीडिंग शो करेगा, कोई बताए कितना आया है किसी का, हाँ 5 है, पाँच नहीं आएगा, कैसे 5 आएगा, कोई एक बार सोच के बताओ 5 क्या आएगा। हमें इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। एक बात सुनो, हमें यहाँ वोल्ट मीटर जो लगा के रखे हैं, जैसे तुम ऐसे पहले समझो, राइट, वोल्ट मीटर का मतलब समझो, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल देख रहा हूँ। ये अगर यहाँ बैटरी है, बैटरी वाले केस से बना के देखते हैं, ये मान लो 10 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये बैटरी से जो पोटेंशियल निकलेगा तो क्या रेजिस्टेंस ने कुछ ड्रॉप करा, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, तो कितने का ड्रॉप हुआ, क्या वोल्ट मीटर वही तो मेज़र करेगा। अब यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से करंट जब चला है तो इधर आ रहा है, इसको छोड़ दो, क्या करंट इसमें और इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है तो इसमें L भी है, इसी में XC है, इन्हीं दोनों के क्रॉस तो ये निकाल के दिखाएगा। क्या इसके क्रॉस दिखा पाएगा पोटेंशियल, नहीं, क्योंकि इसके अगर इसके क्रॉस दिखाना होता तो इसके साथ क्या लगा होता, पैरेलल में लगा होता, बट इसके साथ पैरेलल में लगा नहीं है, तो इससे इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये वोल्ट मीटर केवल इन दोनों का पोटेंशियल मेजर करेगा। तो सर इन दोनों का पोटेंशियल मेजर करेगा, तो एक बात बताइए, वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा है V इज इक्वल टू क्या I इंटू आर होगा ना, यही होगा। अब बताइए R में क्या है, L है और C है, तो क्या इनका डिफरेंस XL माइनस XC होगा क्या, यही तो होता है। ये जो Z होगा, नया वाला Z आएगा, XL माइनस क्या होगा XC, स्क्वायर कर लो कुछ भी कर लो, मगर ये XL माइनस क्या रहेगा XC। और थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस क्या आएगा 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा भाई, क्योंकि सारा पोटेंशियल तो ड्रॉप हो गया यहीं। ये रेजोनेंस केस है ना, रेजोनेंस वाले केस में जितना भी करंट होगा XL XC के इक्वल हो गया, खत्म कहानी, सारा करंट मैक्सिमम हो गया, रेजिस्टेंस के थ्रू ही पास कर जाएगा, जो कहानी करेगा ये रेजिस्टेंस करेगा, तो XL XC का कोई लेना देना था नहीं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आंसर एक का 0 है और एक का 2 एम्पियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, 12 ओम रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, आया है वो, इसका आंसर आया है, कितना आया है बताओ, क्या क्या पूछा था, करंट बताओ 10 सही है, और फाई बताओ, हाँ 10 इनवर्स 4/3 ठीक है सही है।
tan इनवर्स 4/3 और 10 एम्पियर आया है भाई, किसी और का नहीं कि ये नहीं हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है, लिख रहा हूँ बस उसका पॉइंट जो दिया है। एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है एक्सी कितने ओम का, 14 ओम का। प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.1 हेनरी, आर ज्वाइंट इन अ सीरीज। ध्यान देना ये इंडक्टेंस है, रिएक्टेंस नहीं है कि एक्सेल लिख देना, एल है, हेनरी में है, ओम में होता तब एक्सेल होता। क्वेश्चन पढ़ के आराम से ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। बोला है प्लेस्ड अक्रॉस 200 वोल्ट, VRMS दिया है सर 200 वोल्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है, 50 हर्ट्ज। सब तो दे दिया है भाई मेरे, हमसे क्या पूछा है, पहला करंट, क्या निकल नहीं जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें 3। पहले करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या जेड निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो LCR सर्किट है, LCR सर्किट है और इसमें XC पता है, एक्सेल नहीं पता है सर, L पता है। तो पहले तो एक्सेल निकालोगे, एक्सेल कितना होगा ओमेगा L या 2 पाई FL, क्या लिख सकते हैं क्या, तो 2 पाई की वैल्यू 3 रख दें, दिया है क्वेश्चन में, अप्रॉक्स में तो रख ही सकते हैं। F की वैल्यू कितनी है 50 और L कितना दिया है 0.1, एक जीरो से क्या पॉइंट हट जाएगा, बचेगा कितना 15 2 30, क्या एक्सेल की वैल्यू 30 आएगी, क्या एक्सेल 30 है और XC क्या है 14, देन एक्सेल इज ग्रेटर देन क्या है XC, क्या ये वाला केस लग जाएगा। और एक्सेल ग्रेटर देन XC होता है तो Z की वैल्यू कितनी होती है R² प्लस एक्सेल माइनस XC का होल स्क्वायर, क्या यही होता है। अब बताओ R की वैल्यू पता है जी, तो 12 का 144, एक्सेल में से XC घटा दो भाई, 30 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 16, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दें जेड मिल जाएगा क्या, कितना होगा, 420 हो जाएगा सर, यहाँ से जेड मिल गया। अब बताइए जेड मिल गया तो क्या VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू में जेड होगा क्या, सर IRMS निकालना है तो IRMS की वैल्यू VRMS जो कि दिया है सर कितना है 200, और जेड की वैल्यू डिवाइड करेगी तो 20, कितना आएगा 10 एम्पियर। क्या करंट मिल गया, पहले का आंसर आ गया, क्या ये पूछा था। दूसरा बताओ, दूसरा क्या निकालना है, फाई, बताना क्या है 10 फाई, याद करो, अगर याद है तब तो ठीक है, मुझे याद है एक्सेल माइनस XC अपॉन R, क्या यही होता है क्या फॉर्मूला भाई। 10 फाई का मतलब हमें वो ग्राफ याद है, ये वाला सर, एक्सेल माइनस XC, एक्सेल बड़ा है XC छोटा है, क्या ये वाला ग्राफ था क्या सर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर XC बड़ा होगा तो ये नीचे हो जाएगा, Z नीचे आ जाएगा, ये एंगल फाई होगा सर, यही तो फाई निकालना। देन 10 फाई एक्सेल माइनस XC बाई R। बताओ एक्सेल की वैल्यू कितनी है 30, XC 14, क्या 16 हो जाएगा, R कितना दिया है 12, देन 10 फाई, 12 से ये तो कटेगा नहीं, 4/3 होगा क्या, देन फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3, और 4/3 है तो मे भी हो सकता है 4/3, क्या गोल्डन ट्रायंगल है क्या, हाँ अरे 10 फाई, ये फाई है ना, तो 4/3 तो क्या 5 ही होगा, गोल्डन ट्रायंगल है, कितने डिग्री का एंगल होगा 53, अरे 2 एंगल होते हैं ना 37 और 53, यही ना गोल्डन ट्रायंगल में होते हैं, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 53, मतलब फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। यही आंसर आ रहा है 53 डिग्री। नोट करो और मिटा रहा हूं मैं।
क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक सर्किट गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 40 ओम, एल दिया है 5 हेनरी, सी दिया है 80 माइक्रोफैरेड, बात नहीं, और कनेक्टेड है 240 वोल्ट से। कैलकुलेट करना है पहले वाले क्वेश्चन में आई और दूसरे में करंट करना है, कैलकुलेट करना है आरएमएस पोटेंशियल एक्रॉस कैपेसिटर। दो चीज़ निकालनी है। अभी एक चीज़ और इसमें निकालनी थी, वो पढ़ाए नहीं इसलिए मैंने दिया नहीं। जल्दी बताओ। क्वेश्चन में पूरा लिख के दिया है कि फिगर सोन इन अ बिलोज आर इज इक्वल टू 40 ओम, सी इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरेड, एल इज इक्वल टू 5 हेनरी, देन फाइंड द करंट या आरएमएस करंट इन द सर्किट एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। जल्दी बताओ उसका आंसर। हाँ, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। A resistor of resistance 400 ohm and a capacitor of a reactance 200 ohm are connected in a series to 220 volt 50 hertz supply if the current 0.49 ampere, find the first voltage across R and C, और दूसरा बस बात करो, सॉल्व मत करो। पहले का आंसर आया कि नहीं, सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो हो नहीं पाएगा कभी। वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड so that voltage and current are in same phase। बोलो आई आया उसमें। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है।
सी और एल दिया है, सी और एल दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, निकाल सकता हूँ भाई। मान लेता हूँ अगर देखो अभी मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एक टॉपिक बढ़ाने के बाद देना था, बट फिर भी सोचो एक दिमाग लगा के मैंने आपको एल और सी दे दिया, उसके पास आपके पास कोई चारा नहीं बच रहा है कि मैं इससे सर एक्सएल और एक्सी कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे आई निकालने के लिए जेड की तो ज़रूरत पड़ेगी, और जेड की ज़रूरत में सर एक्सएल और एक्सी तो आएंगे, तो हमें एक्सएल और एक्सी निकाल नहीं पाएंगे। तो हमारे पास बस एक ही लास्ट ऑप्शन है, हम मान लेते हैं कि सपोज दैट ए केस रेजोनेटिंग केस होगा, मतलब रेजोनेंस का केस होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो एक्सएल किसके इक्वल हुआ होगा, एक्सी, और एक्सएल की वैल्यू और इसकी कितनी, तो क्या ओमेगा ओमेगा इधर आके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, क्या एल और सी पता है तो ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा से ओमेगा मिल गया तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो क्या एफ नहीं मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब पता है सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ एक चीज़ सुन लो, अभी आगे टॉपिक पढ़ना है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस आता है, तो सर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, यही फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसी पे एक्सएल किसके इक्वल होता है, एक्सी के। या तुम ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πf, 1/√, में क्या है LC, ध्यान से देखो 2π इधर भेज दें तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π√, में LC, क्या ये भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये एंगुलर है और ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, क्या फ्रीक्वेंसी नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें बोलना चाहिए था कि सपोज दैट दिस केस इज द रेजोनेटिंग केस, बोलना चाहिए था, बट हमने नहीं बोला। ठीक है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है, बताइए यहाँ से, अब बताइए, अब हो जाएगा जल्दी। 6 एम्पियर चेक करते हैं, 6 एम्पियर आ रहा है भाई का, ठीक है 6 एम्पियर करेक्ट है। ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एल कितना है, अरे एल कितना है 5, सी कितना है 80 × 10⁻⁻6, और किस में रहेगा, रूट में। बात बंद कर लो, 8 में 5 मल्टीप्लाई होके क्या 400 हो जाएगा, होगा। 400 में से थोड़ा ध्यान से देखो, 2 जीरो उसको दे देंगे तो क्या -4 हो जाएगा। देन सर इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√, में 4 × 10⁻⁻4, बाहर निकलेगा तो सर 1/2 × 10⁻, अरे -4 रूट से बाहर निकला तो क्या -2 बचेगा। देन ये आया सर 10⁻⁻2 कहाँ चला जाए, ऊपर, तो क्या 100 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2, तो क्या 50 आया क्या ओमेगा की वैल्यू, 50 रेडियन/सेकेंड। सर ओमेगा मिल गया। अब बताइए एक्सएल कितना होगा, ओमेगा × एल। सर एक्सएल ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है 50, और एल कितना है 5, देन 50 × 5 लिखा जा सकता है क्या, ये एक्सएल हो गया, कितना आ जाएगा 250। बताओ एक्सी कितना होता है, सर 1/ωc, 1/ω की वैल्यू कितनी गिवन है सर, फिर 50, और सी कितना दिया है सर 80 × 10⁻⁻6। अब बताओ ये 50 और 8 क्या 400 होंगे, अरे 8 5 40, 40 में 2 जीरो और आएंगे 4000 हो जाएगा, होगा ना। 8 5 40 का 40 लिख दिया और 2 जीरो और लगा दिया, ठीक है, × 10⁻⁻6 क्या होगा, ये 3 जीरो हटा दें -3, ऊपर चला जाएगा क्या 1000, और नीचे क्या हो जाएगा 4, 4 से 1000 कट जाएगा क्या, हाँ सर, 4 2 जा 8, क्या 250 ये भी आ रहा है क्या, आ रहा है, और तभी तो रेजोनेंट होगा, एक्सेल किसके इक्वल रहा होगा। बस ये चेक किया मैंने, मुझे पता है कि अगर मैं पहले ही रेजोनेंट मान लिया हूँ, अगर ऐसा हुआ होगा तो एक्सएल एक्सी के हमेशा क्या होगा,
ये ध्यान से देखो, एक्सएल भी 250 आया है और एक्सी भी कितना आया है 250, दोनों इक्वल हैं, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में क्या होगा जेड, और जेड की जगह पे क्या रखा जाएगा आर। क्या इन दोनों का लेना देना होगा कुछ नहीं। अब बताओ आर दिया है क्या, हाँ सर 40, वी आर एम एस कितना है 240, तो आई आर एम एस और आर कितना है 40, 0 से 0 कट गया, देन आई आर एम एस आ गया 6 एम्पियर। मिल गया। ये बस यहाँ से यहाँ तक मैंने चेक किया है कि क्या जो मैंने माना है वो सही है कि नहीं। मैंने एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पहले ही लेट करके सॉल्व करके मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी निकाला हूँ अगर वो रेजोनेटिंग होगा तो जाहिर सी बात है एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए एक्सी के। तो निकाल के चेक किया तो सही बात है, दोनों 250 250 आ रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब रेजोनेटिंग है, और अगर रेजोनेटिंग है तो जेड रिप्लेस हो जाएगा किससे आर से, तो जेड को आर से रिप्लेस किया, आर की वैल्यू गिवन है, वी आर एम एस गिवन है, उठा के रख दिया, आई आर एम एस मिल गया। बताओ आई आर एम एस मिल गया। अब क्या तुमसे पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, पोटेंशियल किसके क्रॉस निकालना है, कैपेसिटर के क्रॉस। निकल जाएगा, निकल जाएगा। बताओ कितना आया है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज में है ना तो सबके क्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्या होगा फॉर्मूला, वी आर एम एस पोटेंशियल किसके क्रॉस का कैपेसिटर, यहाँ ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसी के क्रॉस चाहिए, तो सर वी आर एम एस किसके क्रॉस है सी, तो क्या लिखा जाएगा आई आर एम एस। सर आई आर एम एस किसका, सर तीनों में तो सेम करंट जाएगा क्योंकि तीनों कैसे सर्किट है सीरीज, तो किसी का ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जिसके क्रॉस निकाल रहे हो क्या उसी का रजिस्टेंस रखोगे, तो सर इसका रजिस्टेंस क्या होगा एक्सी। आई आर एम एस आपने कितना निकाला है और एक्सी की वैल्यू भी आप निकाल के बैठे हो, कितना है 250, देन ये कितना हो जाएगा 0 0 18 और 3 15। अच्छा हम 3 जोड़ रहे हैं, सही है क्या, यही आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ गया भाई। 1500 वोल्ट वी आर एम एस अक्रॉस, सही है 1500 वोल्ट सही आ रहा है, यही है। अगर हमसे पूछता एल के क्रॉस निकालना है तो मैं फिर करंट तो यही लेता, मगर एक्सल यहाँ पे रखना पड़ता एक्सी की जगह, फिर वही आता है आंसर, क्योंकि दोनों किस में है रेजोनेंस केस में है, मतलब एक्सल एक्सी के इक्वल है। नोट करो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। याद रखना एक टॉपिक भी यहाँ से क्लियर है, अभी इसको हेडिंग डाल के लिखवा देंगे। पूछेगा व्हाट इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना है 1/√LC, या 2 पाई आगे लगा दो तो एफ मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आया दूसरा, देखो सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आर एन सी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, और दूसरा बोला है इंडक्टेंस कितना रिक्वायर होगा कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में चले जाएं। सॉल्व करिए, बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं।
बात नहीं। हाँ जाओ। आया क्या होगा भाई, कुछ तो बोलो। हमें क्वेश्चन में रजिस्टर्स ध्यान से देखो आर दिया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक दो लोग को छोड़ के किसी का आ रहा हो। और एक मैं बता दूं बात, अभी तक मैंने अभी क्वेश्चन जैसे कराया है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी से आंसर आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ना निकालना है और ना निकालना पड़ रहा है। अभी ये टॉपिक पढ़े होते तो ये भी ठीक था, बट अभी पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या ऐसा नहीं समझ में आया, जो चीज़ लैंग्वेज से अगर समझ में आएगी तभी कर पाओगे। क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस 400 ओम का दिया है, रिएक्टेंस दिया है कैपेसिटर का, तो सर एक्सी दिया है कितने का, 200 ओम का, ये भी मिल गया। कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो ध्यान से देखो रजिस्टर और कैपेसिटर ही अभी कनेक्टेड है सीरीज में, कितने वोल्टेज से, तो सर VRMS कितना है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज, सर फ्रीक्वेंसी भी गिवन। इफ़ द करेंट, तो सर्किट में करंट जो जाता है वो RMS होता है, तो 0.49 एम्पियर का करंट है सर। फाइंड द, पहला निकालना है रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, मतलब सर VRMS ही चाहिए मगर किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस, और दूसरा RMS फिर चाहिए मगर किसके क्रॉस, कैपेसिटर। तो V इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, रजिस्टर है तो R लिखा जाएगा, अभी वहाँ बताया गया है। और सर ये लिखेंगे तो क्या होगा सर RMS, क्योंकि सीरीज में है तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा, मगर रेजिस्टेंस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा XC। क्या ये निकल नहीं पाएगा, बैठे हो तब से। IRMS क्वेश्चन में दिया है, R दिया है, IRMS दिया है और फिर XC दिया है, तो क्या VRMS पहला सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या। दूसरा बताओ, पढ़ो मत, समझ में आएगा, अभी कुछ ही दिन बचा है। जब 4 बार कंपार्टमेंट का पेपर भरोगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, बता रहा हूँ। अभी बोर्ड लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका लेवल खुद गिरा हुआ है। कितना कोई बताए, 4 क्वेश्चन बता दे, 5 क्वेश्चन बता दे, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, करके लाओगे नहीं, यहाँ होगा नहीं। VRMS, IRMS, R और C के क्रॉस मिल गया, रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे। दूसरा पूछा है कि वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कितना होगा। अब इसी में उसने इंडक्टेंस जोड़ा नहीं है, बट उसने बोल दिया कि L की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कितना होगा, सो दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन अ सेम फेज। सर वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में हो और RC ऑलरेडी जुड़े हैं, L और जोड़ना है, तो सर्किट LCR है, और इसमें वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में तभी होते हैं जब XL किसके इक्वल हो जाता है, XC, मतलब सर रेजोनेंस होगा। बार बार वही कहानी बन रही है, बस लैंग्वेज बदल दिया। तो वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में है तो इसका मतलब सर रेजोनेंस है वो। तो बताइए XL और XC इक्वल हैं, L पूछा है हमसे, तो XL की जगह पे मैं क्या ओमेगा L रख सकता हूँ, और XC को सर मैं ऐसे ही रहने दूँ, क्योंकि मुझे XC पता है। ध्यान से देखो, पता है क्या, हाँ, XL को बस ओमेगा L रख दिया इज इक्वल टू XC। बताओ L ही तो निकालना है भाई मेरे, देन XC अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई f। XC है सर 200,
2 पाई की 3.14 और f कितना 50, क्या रख के l नहीं मिल जाएगा? क्वेश्चन पढ़ोगे तब ना आएगा। बताओ क्या नहीं है? 2017 का पेपर है बोर्ड का और उसी का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बाहर का क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन किए सब बोर्ड के हैं। अभी तक LCR में मैं एक भी क्वेश्चन ऊपर नहीं उठाऊं, सब PYQ हैं बोर्ड के। हो है ही नहीं रहा है। नेक्स्ट लिखो। आपका हालात देख के नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक इससे पिछला बैच जो था ना, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आता था, भले से 5-6 का ही आता हो मगर आता ज़रूर था। गलत सही कुछ भी, मगर यहाँ तो एकदम सन्नाटा छा जा रहा है क्वेश्चन लिखते ही। तो समझो हालात क्या है। रिजल्ट आएगा तो ऐसे ही आएगा, सन्नाटा घर में छाएगा। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। ये भी देखो बोर्ड का ही क्वेश्चन है। करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट अ रेजोनेंस। बार बार रेजोनेंस के केस आए हैं। पाई की वैल्यू 3 लेना है। इसी से सोच लो कि कितना इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ। इस टॉपिक को अब इसके बाद से अब जाके करिएगा, मन होगा तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एम ही ठेला लगाने का है तो इतना नहीं चिल्ला सकते हैं। लगाइएगा ठेला और बेचिएगा फिर वही मूंगफली और चना भूजा।
हो गया। आठ है, अब एक और दो और दे रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन बोला है कि 25 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 0.10 हेनरी का इंडक्टर है एंड 25 ओम का एक रजिस्टर है, कनेक्ट है सीरीज में एसी सोर्स से, जिसका ईएमएफ दिया है। ईएमएफ ऐसे लिखा है तो डरने की बात नहीं है सर। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, कंपेयर करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, ई नॉट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। पूछा है रिएक्टेंस, तो दो चीज़ है, रिएक्टेंस में एक्सएल निकालना होगा और एक्सी निकालना होगा, ओमेगा निकल जाएगा। और एल और सी देखो ध्यान से दिए हैं तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। तीसरा में पूछा है व्हाट इज़ द इम्पीडेंस, तो तुम्हें जेड निकालना होगा। एक्सएल एक्सी और आर पता है तो तुम्हें जेड भी मिल जाएगा। व्हाट इज़ द करेंट, तो सर वी आर एम एस में ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें ई पता है, ई पता है, बट ई में ई नॉड केवल पता है, तो हम आई नॉड निकाल सकते हैं, सर आई नॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉड बाई जेड, तो ई नॉड बाई जेड मिल जाएगा। सर आई नॉड आएगा तो क्या मैं आई आर एम एस निकाल सकता हूँ, हाँ सर, आई नॉट बाई क्या होता है, √2, क्या आई आर एम एस भी मिल सकता है भाई, वो हमें जो निकालना है। हमसे बस बोला है करंट, तो करंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो तुम्हें निकालना हो। व्हाट इज़ द फेज एंगल, मतलब सर मुझे क्या निकालना है, फाई। जब एक्सएल और एक्सी निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसा केस है, कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। हो सकता है ये बड़ा हो या हो सकता है ये बड़ा हो, या हो सकता है दोनों क्या हो, इक्वल, कुछ भी हो सकता है, 3 केसेस हैं। तो क्या फेज एंगल निकल जाएगा फाई, ये बड़ा होगा। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो फेज एंगल क्या होता है, tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी बाई क्या होगा, आर। और अगर ये बड़ा होगा एक्सी तो क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। और अगर दोनों इक्वल होंगे तब तो सर फेज एंगल होगा ही नहीं, कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम फेज में चलने लगेगा। क्लियर है। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम उसका फेजर डायग्राम बना लोगे। यहाँ देखो लिखा है कंस्ट्रक्ट द वेक्टर डायग्राम, वेक्टर मतलब वही फेज वाला डायग्राम, कौन सेम फेज में चल रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, यहाँ से वेक्टर डायग्राम बनाना है। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताओ व्हाट इज द फेज एंगल बाय विच इज लैग एंड लीड द, मतलब फाई निकालना है, वही बताना है फाई कितना से लैग कर रहा है और लीड कर रहा है। हो सकता है लीड करे या लैग करे, ये वोल्टेज करंट से कितना लैग कर रहा है कितना लीड कर रहा है ये बताना है, फाई निकालना है। इसमें फाई निकल जाएगा, अभी वही निकालने का तरीका ही बता रहे थे। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, सर इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा पता है, आई नॉट यहाँ से तुम निकाले ही हो और टी की वैल्यू टी ही रखनी है, और यहाँ पे बस यही तो दो वैल्यू रखनी है, साथ में प्लस का फाई या क्या होगा माइनस का फाई। जब यहाँ से फाई निकालोगे तो पता चलेगा, लैग करेगा तो माइनस, लीड करेगा तो प्लस।
और फिर लास्ट में हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव वोल्टेज, मतलब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है भी किसके किसके क्रॉस, एक बार L, एक बार C और एक बार R। पूरा जितना भी पढ़े हो सब इसी में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नोट कर लो, इसको मैं अब बता नहीं रहा हूँ, करके लाइएगा। सबका आंसर मैं कल बताऊँगा क्या आ रहा है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस वाले का आंसर बता रहा हूँ जो अभी उस साइड लिखा है, ये सब मिटा दे रहा हूँ मैं। क्या हुआ? इसका आंसर आया। पहला क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है ना, पहला कैपेसिटेंस निकालना है। और कैपेसिटेंस का आंसर कितना आया? क्या क्वेश्चन में गलत दे दिया क्या मैं कुछ? ठीक है, नोट करो, एक सेकंड देखो। कैप रिएक्टेंस ऑफ अ 2m ऑफ अ कॉइल, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आ रहा है आंसर, मैं बता दे रहा हूँ, देखो थोड़ा। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर सो दैट द सर्किट इन अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें निकाला ही नहीं है इसने, मतलब आंसर ही नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। कितना आया है? 3। और दूसरा क्या पूछा है, करंट एंड वोल्टेज कैपेसिटर, दो कैपेसिटेंस निकलेगा तभी पता चलेगा। अच्छा, कैपेसिटेंस 11 इंटू 10 टू द पावर कुछ ऐसे आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, 11 इंटू 10 टू द पावर -4 के एक्रॉस जा रहा है, यही आ रहा है कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस निकाल लोगे तो निकल जाएगा। बताओ भाई, किसी का आया इतना? नहीं आया? आया है। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? अरे अभी बताएं, 1/2 पाई अंडर रूट। ये बोला है, देखो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एट अ रेजोनेंस केस। तो रेजोनेंस केस में फ्रीक्वेंसी तो पता है ना तुम्हें, क्या इतनी होती है? सही से लिखो, 1/2 पाई अंडर रूट LC। सर स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। F का स्क्वायर कितना होगा? F स्क्वायर होगा। सर इधर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या रूट हट जाएंगे क्या? होगा, रख दो वैल्यू। हमें सर क्या निकालना है? C। सब इधर भेज दो, सब इधर भेज दो, तो ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा सर F स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L इज इक्वल टू 1/C। क्या वैल्यू रख दें? सर फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 50, तो 50 इंटू 50, 4 पाई की वैल्यू 3 लेनी है तो 9 डायरेक्ट लिख दें, और L दिया है सर क्वेश्चन में 0.01 इज इक्वल टू 1/C। 1 0 1 0, क्या इन दोनों पॉइंट को हटा देगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 1 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा। अब आओ, 25 4 क्या 100 हो जाएगा? इंटू में 9 इंटू 1, 9 ही रहेगा, 1/C। बस ध्यान देना। अच्छा चलो अभी पहले सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा? 900 होगा ना, इज इक्वल टू 1/C। देन C की वैल्यू कितनी आएगी? 1/, भाई आएगा इतना, डिवाइड करके चेक करते हैं। 900/1, कुछ कहीं गड़बड़ ना हुआ हो बस, तो 900 0.0011 आ तो रहा है सही, 0.00111 ऐसे जा रहा है। बताओ क्या ये कैपेसिटेंस ऐसे फेरेड में आ रहा है ना? इसको माइक्रो फेरेड में अगर लिखना हो या 10 टू द पावर -4 में लिखना हो तो 1 2 3 4, तो क्या 11 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं क्या? बस यही आ रहा था कैपेसिटेंस। अब बताओ कैपेसिटेंस मिल गया तो तुम्हें क्या निकालना है? दूसरा, द करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सर करंट तो उसमें सेम ही जाएगा,
सेम जाएगा ना, क्योंकि कैसे सर्किट में जोड़ा गया है सीरीज में, तो करंट, अरे सीरीज में लिखा है तो करंट तो उसमें क्या जाएगा, सेम, करंट सेम जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कहीं गिवन है क्या, नहीं। वोल्टेज हमें दिया है। सर्किट में क्या क्या जुड़ा है, बात सुनो पहले, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बट सर्किट है कैसे केस का, रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस है तो जाहिर सी बात है हमें वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में जेड, और जेड की जगह क्या रखना पड़ता है, आर कितना दिया है 2, वी आर एम एस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 200 वोल्ट, आई आर एम एस मिल जाएगा क्या यहाँ पे, देन आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 एम्पियर। तो करंट तो यही जाएगा सर इसमें, क्योंकि सीरीज में है। अब बताइए हमें क्या निकालना है, वी आर एम एस किसके क्रॉस, सी के क्रॉस। तो बताइए क्या रखेंगे, आई आर एम एस इंटू में क्या रखा जाएगा, एक्सी। बात बंद करो, सी मिल गया है तो क्या एक्सी निकल जाएगा, रख के निकाल लो। वी आर एम एस, आई आर एम एस आया है 100 और 1/ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ इंटू में सी। एफ दिया है 50, पाई की वैल्यू लेनी है 3 और सी निकाले हो 11 इंटू 10⁻⁻4, रख के वी आर एम एस निकाल लोगे अक्रॉस सी। बता दे रहा हूँ उसका भी आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 303.03, 303.03। नोट करके सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन करके लाना है, हाँ। सारा क्वेश्चन इसमें हमने 8 दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन 9th वाला यहाँ मिटा के लिख रहा हूँ, नोट हो गया है ये। 9वां यहाँ लिख दे रहा हूँ। 8 9 तो हो ही गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वां होगा ना। तो कैसे 9 गिनती में आ गया, अच्छा लिखे नहीं है, ठीक है। 9th वाला, 9th वाला लिखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस what is the value of inductance will make the impedance of a circuit minimum. What is the value of inductance will make the impedance of circuit minimum? इंडक्टेंस की वो वैल्यू बताइए जिसकी वजह से इम्पिडेंस सर्किट का कम से कम हो जाए। क्या हुआ भाई, एसी बंद कर दो। हो गया, मिटाए। पावर फैक्टर वाला जो केस बताए थे उस पर क्वेश्चन अभी ज़्यादा हुआ था, बस एक पावर फैक्टर का क्वेश्चन हुआ था, नहीं एवरेज पावर पे क्वेश्चन हुआ था। देखो अब सुनो, बात बताते हैं, सुन लो क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी इस चैप्टर में LCR सर्किट ख़त्म हुआ है। मैंने बोला था रेजोनेंस पे हम ज़्यादा बात करेंगे, मैंने रेजोनेंस पे क्वेश्चन कराया है, बट हमें अभी टॉपिक पढ़ना है, रेजोनेंस से ही रिलेटेड टॉपिक है शार्पनेस। पहले तो रेजोनेंस,
अच्छे से जानेंगे पूरा केस क्या क्या होता है, अभी वो लिख रहे हैं। रेजोनेंस, शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर, ये एक शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर एक पूरा हमारा हेडिंग है, पूरा फॉर्मूला बनेगा। इससे रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक आता है बैंडविड्थ, इसी में एक टॉपिक है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है। शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस में अभी जो मैंने एक टॉपिक बताया कि हमें पढ़ना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, उस पे बात करेंगे, ठीक। इसके बाद से हमें अगर प्योर इंडक्टिव होगा तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, प्योर कैपेसिटिव होगा तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोरेज पढ़ना है। अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ एलसी ऑक्सीलेशन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि एलसी ऑक्सीलेशन में इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे ईएमडब्ल्यू में फिर ये टॉपिक पढ़ाना है, तो वहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल के एलसी ऑक्सीलेशन और लिख देंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, हम पढ़ेंगे वहाँ पे पूरा, जैसे इस चैप्टर का है वैसे ही पढ़ेंगे, उस चैप्टर में भी जो है उसी में मर्ज किया जाएगा। तो एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ना है। ये जब ख़त्म होगा तब हमारे पास टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर अपने आप में भी एक टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में है। ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास एक टॉपिक है जनरेटर, ठीक है। ये इतना चैप्टर में अभी टॉपिक बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। शार्पनेस एंड बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, ये जो आप देख रहे हो शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, ये टॉपिक एकदम न्यूमेरिकली बेस्ड है, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे अभी इसमें, एकदम डिटेल में समझना है, इसलिए मैं ये आज ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका रेजोनेंस ख़त्म करने जा रहा हूँ, रेजोनेंस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनिए, दूसरी चीज़ ये है प्योर इंडक्टिव सर्किट में एनर्जी स्टोर, प्योर कैपेसिटिव में एनर्जी स्टोर, ये थोड़ा थोड़ा तुम पढ़े हो भाई, तुमको पता है कि अगर कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, याद होगा आपको, ये तो बताया गया था। इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये भी तुम जानते हो, बस ये है कि इसमें एसी सोर्स से कनेक्ट है, वहाँ बैटरी वेटरी से कनेक्ट होता था, सोर्स क्या लग गया है एसी, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा ये बताना है। एलसी ऑक्सीलेशन जो हमें देखना है, ये मैंने बताया अगले चैप्टर में पढ़ना ही है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा आता है और साथ में एक न्यूमेरिकल भी आएगा। जैसे लिख देगा कंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन आ गया और उसके नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। जनरेटर याद करो, मैंने आपको ईएमआई चैप्टर में बताया था कैसे मूविंग कॉइल जैसे रोटेट करता है तो पोटेंशियल आता है E = E0 sin ओमेगा टी, क्या यही जनरेटर का केस है? बस उसमें हमें क्या जानना है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग तो मैं जान ही गया हूँ कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस होता है क्या, ईएमएफ, तो ये वर्किंग हमें पता है। बस मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन, मतलब कौन कौन से पार्ट लगे हैं, क्योंकि उसमें मैंने बस बताया था मूविंग कॉइल का नाम लिया था, और मूविंग कॉइल के अंदर तुम्हें पता है आर्मेचर होता है, स्लिप रिंग होता है, कार्बन ब्रश होता है, पूरा जनरेटर के अंदर का डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ की बात है, अभी हेडिंग डाल लीजिएगा रेजोनेंस केस एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए रेजोनेंस केस। ठीक है, हो गया। सुनो, रेजोनेंस केस आपको पढ़ना है, पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। रेजोनेंस आपको मैंने लगभग इधर का सब पढ़ा दिया है, बीच में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताई जाएंगी। चलिए आइए, देखिए 1 घंटा तो लग जा रहा है इसको मिटाने में ही। रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल और एक्सी इक्वल होता है। ओके, सुनो भाई, बात नहीं, अच्छा, एक्सएल और एक्सी के इक्वल होने से जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है,
आर, क्या वो सबसे कम वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की? हाँ, ऐसे सुनो, पहले देखो, तुम्हें पता है जेड होता है एलसीआर सर्किट में कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, या डिफरेंस लिख देता हूँ, एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, इसमें कोई आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है एक्चुअल में, मैं बोलूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ सर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस या डिफरेंस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर, हो सकता है। अब एक बात बताना, अगर ओमेगा की वैल्यू, ये जेड है, अगर ये जेड यहाँ पे देखो, ये दोनों वैल्यू अगर जीरो नहीं हो रही है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, तब तो कुछ ना कुछ आएगा इनका सॉल्व करने पे आंसर। आर ऑलरेडी है, आर की वैल्यू मान लो 2 ओम है, और इनको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ, अगर ये नहीं इक्वल है तब तो जीरो हो नहीं सकता, तब तो कुछ ना कुछ आएगा, और अगर कुछ आएगा तो इनकी वैल्यू इसी में तो जुड़ेगी, तो 2 और 1 कितना हो गया, लगभग 3। तो जेड की वैल्यू क्या थोड़ी बड़ी है, बट अगर ये जीरो हो गए तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जेड की वैल्यू अब कितनी हो रही है, √2, क्या पहले से कम है? मतलब जब रेजोनेंस का केस बन रहा है ना, तो एक बात देखो, क्या रेजिस्टेंस जो ये जेड है, क्या वो हमेशा मिनिमम रह रहा है? जेड की वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा मिनिमम हो रही है। तो आप हेडिंग डाले हो रेजोनेंस केस, तो उसके नीचे लिखिएगा रेजोनेंस केस में बोल रहे हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, जल्दी लिखो थोड़ा, मेन है ये सब बताना। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट is said to be in a resonance when the current through it is a maximum value, current through it has its maximum value, ठीक है। अब उसके नीचे देखो थोड़ा, करंट कितना होगा अगर तीनों सर्किट में लगे हैं, तो करंट कितना होगा, कोई भी करंट ले लो सर, आरएमएस या आई नॉट, बताना। क्या V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू में क्या लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा, एलसीआर है तो जेड ही होगा। अब बताइए आई नॉट निकालना है, देन आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट बाई जेड, और जेड की वैल्यू रख रहा हूं मैं, कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको क्या लिखवाया, अगर रेजोनेंस का केस होगा तो हमेशा आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने क्या बताया, जेड हमेशा कम होगा, मिनिमम होगा। तो एक बात देखो, क्या यही पूरा जेड है, पूरा यही जेड है, इसको मिनिमम होने पे आई को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अच्छा, ये इसको मिनिमम करने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्या है मैं बताता हूँ। ये मैक्सिमम होना है, ये तो पता चल गया, आई नॉट को मैक्सिमम रखना है। ओमेगा को अगर तुम 0 रखते हो तो क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो, क्या ओमेगा 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। और सर 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अरे 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और सर इनफाइनाइट अगर हो गया तो किसी में इनफाइनाइट जुड़ेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, अरे किसी में भी इनफाइनाइट जोड़ोगे तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। और कोई भी वैल्यू ऊपर हो, अपॉन में इनफाइनाइट हो, तो उसका आंसर भी कितना आ जाएगा, क्या आई नॉट 0 हो जाएगा। अरे ऐसे देखो, 3/इनफाइनाइट कितना होता है, और 1/0 कितना होता है। किसी में जैसे 3/इनफाइनाइट प्लस कुछ जोड़ दिया मैंने, मान लिया 3 जोड़ दिया, तो आंसर क्या आएगा, 3/, देखो इनफाइनाइट में कुछ जुड़ेगा तो आंसर इनफाइनाइट ही रहेगा, तो 3/इनफाइनाइट फिर कितना आ जाएगा, 0। समझ रहे हो, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ओमेगा को अगर तुम 0 ले रहे हो, ओमेगा को 0 ले रहे हो, तो भी ओमेगा की 0 लेने से ये तो 0 हो गया, बट क्या ये इनफाइनाइट रहा, और इनफाइनाइट का स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, और उसमें आर जुड़ेगा तो आंसर फिर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट
भी नॉट अपॉन इनफाइनाइट, आंसर क्या देगा 0, मतलब आई नॉट क्या मिल गया 0। बट हमें आई नॉट को क्या रखना है मैक्सिमम। तो एक तो ओमेगा 0 रखने पे कहानी बदल गई। दूसरा केस आओ, सर ओमेगा की वैल्यू 0 पे ख़त्म, ओमेगा की वैल्यू अब हम इनफाइनाइट ही ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, सबसे कम वैल्यू 0 और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाले पे आओ थोड़ा। अच्छा सर ओमेगा की वैल्यू आप माइनस में भी तो ले सकते थे। भाई मेरे स्क्वायर है तो माइनस में लेने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो हटेगा तो फिर प्लस ही हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम क्या होगा इनफाइनाइट। आओ इनफाइनाइट रखते हैं, ये तो इनफाइनाइट है, माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो सर ये तो 0 हो गया। अभी क्या ये इनफाइनाइट है और सर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या और बड़ा होगा, और आर स्क्वायर में जुड़ेगा तो फिर आंसर नीचे इनफाइनाइट ही रहेगा, और कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट फिर क्या हो जाता है 0, मतलब अभी भी आई नॉट क्या है 0। दोनों केस में क्या 0 है, मतलब 0 ले रहे हैं तो भी, इनफाइनाइट ले रहे हैं ओमेगा तो भी। तो ओमेगा क्या इन्हीं के कहीं बीच में ऐसा रहा होगा। सोचो मैं 0 से चल रहा हूँ और इनफाइनाइट पे जा रहा हूँ, तो दोनों केस में आई नॉट 0 हो जा रहा है। मतलब ग्राफ एकदम दिमाग में बैठ गया है मेरे कि भाई अगर मैं यहाँ पे ओमेगा ले रहा हूँ और यहाँ पे आई ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखो मैं अगर 0 पे हूँ, ओमेगा की वैल्यू 0 पे रख रहा हूँ तो भी की वैल्यू आई नॉट 0 आ रहा है, और अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रख रहा हूँ तो भी आई नॉट क्या आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से ऐसे ही बना लो ग्राफ ऐसे, तो क्या 0 पे ये है ओमेगा 0 है, और ओमेगा की वैल्यू बढ़ते 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 कहाँ गई इनफाइनाइट। दोनों पे आंसर क्या है 0, करंट 0 है। बट कहीं बीच में ऐसा ग्राफ तो बना होगा ना जहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रही होगी मैक्सिमम। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा, यही तो गया होगा। तो सर वो पॉइंट क्या रहा होगा जहां पे करंट की वैल्यू क्या रही होगी मैक्सिमम, क्या वही रेजोनेंस कहलाता है क्या। मतलब उस केस पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या कहलाएगी ओमेगा आर, क्या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी क्या। समझे हो ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ यहीं से समझ में आ गया कि हमें कैसे बनाना है। अभी इसी पे मैंने अभी बोला था ना, शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर, सब इसी ग्राफ से बात करेंगे। शार्पनेस का मतलब एक ग्राफ कितना शार्प होता जा रहा है, जितना शार्प होता जाएगा क्या आई नॉट की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। शार्प मतलब एकदम नुकीला होना है। इसको नुकीला होने के लिए क्या इसकी बैंड की विड्थ, ये बैंड की विड्थ है क्या पतली होनी चाहिए क्या, ये जितना पतला होगा क्या इतना शार्प होगा। और जितना जैसे मैं ऐसे समझो, जैसे रेडियो ट्यूनिंग करते हो तो मैंने आपसे बोला था कि 93.5 है और कोई चैनल है 93.9 है। सपोज करो पास में, इतने पास में तो चैनल नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर मान लो इतने पास में किसी अनदर कंट्री का चैनल है और तुम बॉर्डर पे रहते हो, जैसे नेपाल बॉर्डर पे हो और वहाँ कंट्री का चैनल 93.9 है और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 93.5 FM की कोई कुछ पकड़ रही है। अगर बंदा ट्यूनिंग करेगा तो उसको ट्यूनिंग के केस में बैंड की भी इतनी दिखाई देगी। मतलब यहाँ से 93 स्टार्ट है तो बीच में 93.1, 93.2, 93.5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 94 तक मान लेते हैं जाएगा, तो बीच में क्या 93.9 तो आएगा ना। अगर ये शार्प नहीं होता, अगर ये शार्प नहीं होता तो ये आएगा, और सर अगर ये आएगा तो उस बंदे को ये भी चैनल सुनाई देगा और ये भी सुनाई देगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। आप देखा होगा ऐसे कहीं आता है, कहीं दो चैनल एक ही में पकड़ लेते, कभी उधर का आवाज़ कभी इधर का आवाज़ बीच बीच में आता रहेगा, वो पकड़ लिया फिर बीच में एक आ गया फिर वो पकड़ लिया, ये यही कहानी है। बट अगर मैं इस बैंड की विड्थ को और शार्प कर देता हूँ, बस देखना ध्यान से, शार्प करने का मतलब इसको आई नॉट को मैक्सिमम करना है, तो क्या मैं इसको और पतला करूँगा। जैसे मैं पतला करूंगा तो क्या ये वाला खत्म हो गया, क्या इसकी विड्थ से बाहर निकल गया, क्या ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब क्या ऐसे ग्राफ बनेगा, तो क्या इसमें केवल 93.5 ही आ रहा है, 93.4 वाला कहाँ, 9 वाला कहाँ चला गया बाहर, तो ओनली क्या यही चैनल पकड़ेगा क्या। मतलब हमें इसी के बारे में आगे बात करना है, शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर कैसे इंप्रूव करें, बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ ये रहेगा। अब बताओ यहाँ पे जो ग्राफ में आपने देखा है कि आई नॉट मैक्सिमम जिस पे मिल रहा है वो वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है।
क्या वही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है? क्या यही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है? तो पहले इतना नोट करो, यहाँ तक नोट करो, ये ग्राफ बनाओ, फटाक से बनाओ, और ओमेगा आर पे बात करेंगे। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। हो गया? जल्दी करो। वो ग्राफ साइड में बनाना, इसके नीचे अभी जगह छोड़ना, साइड में बना लेना। इस ग्राफ की जरूरत आगे पड़ेगी। ओमेगा आर जो लिखा है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? हो गया? सुनो, ओमेगा की वैल्यू 0 होने पे और ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट होने पे, दोनों केस में आई नॉट की वैल्यू हमें 0 दिखाई दे रही है। बट हमने पहले ही डिफिनीशन में लिखवाया रेजोनेंस तभी बनेगा जब आई नॉट क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, अब बताओ मैक्सिमम कब होगा? इनको तो 0 और ज़्यादा रख के देख लिया, तो सर क्या इसको हटा दें? पूरा इसको हटा ही दें, क्योंकि 0 रखने पे भी कहानी खराब कर दे रहा है, और अगर इनफाइनाइट रख रहे हैं तो भी खराब कर दे रहा है। तो हटा दो सर इसको। मतलब ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर की वैल्यू को ही क्या कर दें? 0। अगर ये सर हट गए तो केवल भी नॉट बाई क्या आर स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के क्या आर हो जाएगा, और सर्किट कैसे प्योर रजिस्टिव बन जाएगी क्या? क्योंकि आई इज इक्वल टू भी अपॉन आर रजिस्टेंस में ही तो आता है। अब बताओ, इसको 0 करोगे तभी तो ये कहानी प्योर रजिस्टिव का होगा। तो सर जब मैंने इसको 0 किया तो स्क्वायर 0 है, तो स्क्वायर हटा दे तो भी यही रहेगा कहानी। मतलब सर ओमेगा एल इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा सी। ओमेगा को इधर भेज दिया तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। देन ये एल इधर चला गया तो 1 अपॉन कितना हुआ? एल सी। स्क्वायर हटाया तो क्या आ गया? अंडर रूट एल सी। क्या यही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है? क्या यही कंडीशन आपने लगाया है तभी तो ये आया है? और इसी कंडीशन पे आई नॉट को क्या होना है? मैक्सिमम होना है। आई नॉट इसी कंडीशन पे मैक्सिमम है। मतलब इस कंडीशन पे मिलने वाला करंट अगर मैक्सिमम है तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या? तो वहाँ पे मैं यही तो लिखा था, ओमेगा आर क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। क्या मैं ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ रख दूं तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एल सी। नोट करिए, ये बन गई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशन कैसे आया है ये ध्यान से देखो, इसी ग्राफ से आया। जल्दी करो, सर्किट बन जाएगी प्योर रजिस्टिव। हो गया? इसके नीचे लिखना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? कैरेक्टरिस्टिक ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें जितने भी पॉइंट लिखवा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस पहला लिखिएगा। जो जो चीज़ तुम्हें मिला है वही कैरेक्टरिस्टिक है, जो जो चीज़ तुम समझे हो। पहला लिखना एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये होगा। दूसरा लिखना ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट में एल सी। तीसरा लिखना ओमेगा आर है ये, या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखना 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्या होगा? एल सी। चौथा लिखना आई नॉट विल बी मैक्सिमम, और आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? सर ई नॉट बाई आर, क्योंकि सर्किट कैसा बन जाएगा? प्योर रजिस्टिव। पांचवा लिखना पावर फैक्टर। बताओ पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? पावर फैक्टर क्या कॉस फाई होगा? क्या कॉस फाई 1 होता है क्या? मैक्सिमम। पावर फैक्टर क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब सर कॉस फाई क्या हो जाएगा? 1। यही पावर फैक्टर है। छठा, वोल्टेज किसके क्रॉस चलेगा? वोल्टेज अक्रॉस
ऐसे लिख सकते हो वोल्टेज पावर फैक्टर तो हो गया, इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। भाई एक्सेल और एक्सी का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस ही चलने लगेगा। जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा वही हमारा आंसर होगा। रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है। सातवां, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर इक्वल एंड हैव फेज डिफरेंस कितने डिग्री का? फेज डिफरेंस 90 नहीं भाई, 180। 180 मतलब कट जाएंगे ना, और रिजल्टेंट 0। अरे एक ऊपर होगा और एक कहाँ होगा? नीचे। ये दोनों कट जाएंगे तो रिजल्टेंट इनका देखो क्या हुआ? 0, क्योंकि फेज डिफरेंस कितने का है? 180 एल और सी में, और मैग्नीट्यूड दोनों का 5 और 5 रहा होगा, तभी तो कटे होंगे। एक्सएल एक्सी बराबर होंगे, तो फेज डिफरेंस 180 का होगा, एंड देन रिजल्टेंट इज 0, एंड देयर रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, 7 पॉइंट है। हो गया। और एक लास्ट लिख लेना, 7 पॉइंट हो गया ना। 8वां लास्ट लिख लेना इसमें, 8वां पॉइंट में लिखना, इट ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इस रेजोनेंस एलसीआर सर्किट को क्या कहा जाता है? इट ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर। ठीक है, बस इतना सफिशियंट है रेजोनेंस वाले केस में। चाहे तो इसको चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। अब सुनो, एक काम है आपका, होमवर्क में क्वेश्चन है वो, और अगला होमवर्क में आप जैसे चार्ट बनाए थे, मैंने आपसे बोला था ना, जब आप प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटी, प्योर रेजिस्टिव पढ़ा था, वैसे चार्ट बनाया था। इसमें आप बस ऐसे केस बनाएंगे। देखिए, लिखेंगे सर्किट। ठीक है, सर्किट में क्या बनाएंगे? सर्किट के बाद सर्किट का नाम लिखोगे LCR। हो गया। अब LCR में केस कितने पढ़े? 3, केस 1, केस 2 और केस 3। अब केस 1 में तुमने जो जो पढ़ा है, पहले तो तुमने डायग्राम पढ़ा है, अरे फेजर डायग्राम पढ़ा है ना। एक केस 1 में ये फेजर डायग्राम ऐसे पढ़ा है, केस 2 में फेजर डायग्राम ऐसे पढ़ा है, और केस 3 में दोनों सेम फेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फाई निकाला है, यहाँ पे फाई निकाला है, यहाँ पे फाई निकाला है। ठीक है, यहाँ पे आपने जेड निकाला है, यहाँ पे जेड निकाला है, यहाँ पे जेड निकाला है। यहाँ पे आप कॉस फाई निकालेंगे, यहाँ पे कॉस फाई निकालेंगे, और यहाँ पे कॉस फाई निकालेंगे। ये चार्ट बना के लाइएगा, देखेंगे कैसे किसका बन रहा है। ठीक है, LCR सर्किट के तीनों केस का चार्ट ऐसे कॉपी पलट के बना के लाइएगा। 3 केस हैं। क्या हुआ? 7 पॉइंट लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस L एंड C आर इक्वल एंड हैव अ फेज डिफरेंस 180 एंड देयर रिजल्टेंट विल बी 0।